गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल लॉ थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये वीडियो थोड़ा सा आज बड़ा होगा क्योंकि हम इस थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जो नेचुरल लॉ में जो नेचुरल वर्ड है इसको हम बोलते हैं रीजन। अब ये माना गया है कि जो मैन है वो शुरू से ही नेचर का ही पार्ट है, ठीक है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो टर्म नेचुरल लॉ है इसका मीनिंग होता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर कंसिडर्ड टू हैव इमैनेटेड फ्रॉम सम सुप्रीम सोर्स अदर देन एनी पॉलिटिकल और वर्ल्डली अथॉरिटी। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो एक सुप्रीम सोर्स से आया है, ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम सोर्स कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं हो सकता या फिर कोई दूसरा अथॉरिटी नहीं हो सकता। अब कुछ थिंकर्स है वो ये बोलते हैं कि ये जो सुप्रीम सोर्स है ये गॉड से आया है, और कुछ बोल रहे हैं कि ये नेचर से आया है, और कुछ ऐसे भी थिंकर्स है जो ये बोलते हैं कि ये जो नेचुरल लॉ है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रीजन। इसको हम सिनोनिमसली डिवाइन लॉ बोल सकते हैं, लॉ ऑफ गॉड बोल सकते हैं, लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं और अनरिटन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉ के जो सपोर्टर्स है वो ये बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, राइट एंड रीजन है ये ह्यूमन नेचर से ही आया है, ठीक है। और जो लॉ ऑफ नेचर है वो इन कॉन्सेप्ट को एक लीगल अंडरस्टैंडिंग के इंटीग्रल पार्ट बनाता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉ के सोर्सेज क्या हैं? गॉड, नेचर एंड रीजन, ठीक है। तो ये जो पूरा नेचुरल लॉ थ्योरी हम पढ़ेंगे ये इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट में ही हम पढ़ने वाले हैं। अब फीचर्स ऑफ नेचुरल लॉ क्या है? देखो, सबसे पहले हम लॉ एंड मॉरलिटी की बात करते हैं। अब नेचुरल लॉ थ्योरी ये बोलता है कि जो लॉ एंड मॉरलिटी है इनमें आपस में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक लॉ को लेजिटिमेट होने के लिए जो नेचुरल मॉरल लॉज है इनके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रीजन एंड ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन बींग्स अपने ह्यूमन नेचर या रैशनलिटी के वजह से ये बता सकते हैं कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है। नेक्स्ट है राइट टू जस्टिस। अब नेचुरल लॉ एडवोकेट्स जो है वो ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास नेचुरल राइट टू जस्टिस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ लॉ। अब जो नेचुरल लॉज है ये यूनिवर्सल है और इम्यूटेबल है। ये सारे जितने भी ह्यूमंस है इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, कौन से टाइम में है, ये सब पे अप्लाई होते हैं। लास्ट है मॉरल फाउंडेशन। अब जो नेचुरल लॉ है ये एथिकल प्रिंसिपल्स के लिए एक बेस बनाता है या आप समझो एक फाउंडेशन बनाता है जो ह्यूमन बिहेवियर एंड गवर्नेंस को गाइड करता है, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ये 4 पीरियड्स में इवॉल्व होता गया है। वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड तक, ठीक है। तो बेसिकली हम नेचुरल लॉ थ्योरी को 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एंशिएंट थ्योरीज, मिडिवल थ्योरीज, रेनेसांस थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। अब एंशिएंट थ्योरी में हम ग्रीस एंड रोम प्लस हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जो मिडिवल थ्योरी है ये ज़्यादातर रिलीजियस बेसिस में डेवलप हुआ है, और जो रेनेसांस थ्योरी है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डेवलप हुआ है, और लास्ट में जो मॉडर्न थ्योरीज है ये साइंटिफिक एंड रैशनल में डेवलप हुआ है। अब एंशिएंट थ्योरीज में सबसे पहले हम ग्रीस के जो थिंकर्स हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हेराक्लाइटस, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने नेचुरल लॉ को रिदम ऑफ इवेंट्स में डेवलप किया था। इन्होंने कहा था जो रिदम ऑफ इवेंट्स है वो है डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इन्होंने नेचर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया, और इन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ जो यूनिवर्सली वैलिड है वो वैलिड है बाय नेचर, और वो चीज़ जो यूनिवर्सली वैलिड है वो सब पे इक्वली अप्लाई होगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा नेचर एक सब्सटेंस नहीं है बट इट इज़ अ रिलेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ थिंग्स क्या है? डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीजन। अब नेक्स्ट ग्रीक थिंकर है सोक्रेट्स। अब सोक्रेट्स ने कहा कि जैसे एक नेचुरल फिजिकल लॉ होता है वैसे ही नेचुरल लॉ होता है। इन्होंने कहा कि एवरी मैन पॉजेसेस इनसाइट, और वो जो इनसाइट है वो उस मैन को रिवील करता है कि कौन सी चीज़ अच्छी और बुरी है। तो बेसिकली इन्होंने गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ थिंग्स में फोकस किया,
और ये जो इंसाइट है इसके वजह से उस मैन को पता चलता है अबाउट द एब्सोल्यूट एंड इटर्नल मॉरल रूल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो सॉक्रेटिस के टाइम में ना उस समय बहुत ही इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी थी, तो इनकी जो थ्योरी है वो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी में ज़्यादा फोकस करती है। अब सॉक्रेटिस की जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो एरिस्टोटल की थ्योरी में हमें मिलता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने सोक्रेट्स के ही थ्योरी को ज़्यादा प्रॉपर एंड लॉजिकली इलैबोरेट किया है। तब एरिस्टोटल ने कहा दैट मैन इज अ पार्ट ऑफ द नेचर इन टू वेज, तो दो तरीके से मैन एक नेचर का पार्ट बनता है। दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएचर्स ऑफ गॉड, मतलब कि गॉड ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं उनमें से एक मैन है, और सेकेंड दैट मैन पोजेसेस एक्टिव रीजन बाय विच ही कैन शेप हिज विल, तो मैन के पास में एक ऐसा एक्टिव रीजन है जिससे वो अपना विल डेवलप कर सकता है या मोल्ड कर सकता है। ठीक है, मैन का जो रीजन है वो नेचर का ही पार्ट है, और उस रीजन से जो भी लॉ डिस्कवर किया जाता है उस लॉ को बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया नेचुरल जस्टिस एज दैट विच एवरीवेयर हैज द सेम फोर्स एंड डज नॉट एग्जिस्ट बाय द पीपल थिंकिंग दिस और दैट। तो ये नेचुरल जस्टिस सब पे, हर इंसान पे इक्वली ही अप्लाई होता है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ पॉजिटिव लॉ की। अब पॉजिटिव लॉ क्या होता है? मैन मेड लॉज विच आर एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, नेचुरल लॉ मैन मेड लॉज नहीं है, ये शुरू से ही नेचर में है, लेकिन पॉजिटिव लॉ जो है ये मैन मेड लॉज है। जैसे अभी हमारा बीएनएस है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे क्या है? मैन मेड लॉज है, और ये कौन एनफोर्स करता है? गवर्नमेंट करते हैं इसको एनफोर्स। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने यहाँ पे कहा कि नेचुरल लॉ जो है वो पॉजिटिव लॉ से अलग है, और जो नेचुरल लॉ है ये इनवेरिएबल कंटेंट है। इनवेरिएबल कंटेंट का मतलब होता है कि वो लॉ जो कभी चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक ही है। अब देखो हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये सिर्फ इंडिया में ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कि कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, तो उनका अपना ही लॉज चलेंगे वहाँ पर इन रिलेशन टू एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन जो नेचुरल लॉ है वो सब पे सब जगह इक्वली ही अप्लाई होता है। तो पॉजिटिव लॉ क्या है? वेरिएबल कंटेंट है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, और नेचुरल लॉ क्या है? इनवेरिएबल कंटेंट है। अब जो पॉजिटिव लॉ है, जो मैन मेड लॉज है, उसको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि वो रूल्स ऑफ नेचुरल लॉ में खुद को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ये हो गई ग्रीक फिलोसोफर्स जिन्होंने अपनी खुद की नेचुरल लॉ थ्योरी दी थी। अब हम आ जाते हैं रोम के थिंकर्स में। ठीक है, इनमें से सबसे पहले है स्टोइक्स। अब जो स्टोइक्स है उन्होंने अपनी थ्योरी एरिस्टोटल की थ्योरी में ही बिल्डअप की है, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एन एथिकल थ्योरी जो मॉरली बेस्ड है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? रीजन से ही पूरी यूनिवर्स गवर्न होती है, और जो मैन की जो रीजन है वो इस यूनिवर्सल रीजन का ही एक पार्ट है। जब एक मैन रीजन के अकॉर्डिंग रहने लग जाता है तो नेचुरली अपने आप वो नेचर के अकॉर्डिंग रहने लग जाएगा। स्टोइक्स का एक फेमस फ्रेज है लिव अकॉर्डिंग टू नेचर। इसको आप अच्छे से याद रखना, ये वन लाइनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टोइक्स की थ्योरी किस में बेसिस है? एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो यूनिवर्सली सब पे अप्लाइड है एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सेम स्टोइक्स ने भी यही कहा, द लॉज ऑफ नेचर आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल मैन। अब स्टोइक्स ने लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज ज्यू सिविल, ज्यू जेंटियम एंड ज्यू नेचुरल। ज्यू सिविल मीन्स रोमन सिविल लॉ, ज्यू जेंटियम मीन्स लॉ ऑफ नेशंस एंड ज्यू नेचुरल मीन्स नेचुरल लॉ। अब रोमन सिविल लॉ क्या होते हैं कि वो लॉज जो रोमन सिटीजन्स में ही अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई फॉरेन सेटलर है जो रोम में आके सेटल हो गया है तो जू सिविल उन फॉरेनर्स में भी अप्लाई होगा। अब जो जेंटियम क्या होता है? वो यूनिवर्सल लीगल फ्रेमवर्क जो रोमन्स एंड फॉरेनर्स जो रोम के सिटीजन्स नहीं है उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे लॉ ऑफ नेशंस दैट इज ज्यू जेंटियम अप्लाई होगा। जैसे कि मान लो ट्रेड हो रहा है बिटवीन रोमन सिटीजन एंड नॉन रोमन सिटीजन, तो वहाँ पर ज्यू जेंटियम अप्लाई होगा। अब ज्यू नेचुरल क्या है?
ये एक नेचुरल लॉ है जो जस्टिस, मोरालिटी एंड रीजन में बेसिस है और ये सारे इंडिविजुअल्स में, पूरे ह्यूमैनिटी में इक्वली ही अप्लाई होता है, सच एज राइट ऑफ लाइफ, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, अब नेक्स्ट रोम थिंकर है दैट इज सिसेरो। इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी दी थी अपनी बुक में, वो है डी लेगिबस। ठीक है, सिसेरो ने कहा दैट लॉ इज द हाईएस्ट रीजन विच इम्प्लांटेड इन नेचर विच कमांड्स व्हाट ऑट टू बी डन एंड फॉरबिड्स द ऑपोजिट। तो इन्होंने कहा कि लॉ जो है ये एक हाईएस्ट रीजन है जो नेचर में ही पाया जाता है और लॉ ही बताएगा व्हाट ऑट टू बी डन, कि क्या किया जा सकता है, और जो भी लॉ ये बोल रहा है कि ये नहीं किया जा सकता है वो फॉरबिडेड है और प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो रीज़न है, हाईएस्ट रीज़न, ये जब एक ह्यूमन माइंड में फुल्ली फिक्स्ड हो जाएगा और डेवलप हो जाएगा, उसी को ही लॉ बोलते हैं। और ये जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रीज़न है, इट इज़ डिस्कवर्ड इन नेचर। तो इन्होंने यही कहा कि लॉ जो है इट इज़ अ स्टैंडर्ड बाय विच जस्टिस एंड इनजस्टिस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, अब देखो, जब हम नेचुरल लॉ थ्योरी को एंशिएंट थ्योरी में पढ़ रहे हैं तब इंडिया को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू लॉ सिस्टम है इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियंस ने बहुत ही लॉजिकल एंड कंप्रीहेंसिव बॉडी ऑफ लॉ उस टाइम में डेवलप किया था और इंडियंस ने कहा दैट लॉ ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू गॉड। तो गॉड ही बताता है कि लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लीगल सिस्टम, लॉ इज गिवन इन श्रुति एंड स्मृतिस। आपको याद होगा श्रुति एंड स्मृति हमने हिंदू लॉ में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है वो वीडियो, तो यहाँ से आप इस लिंक में जा सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। श्रुति और स्मृतिस में लॉ क्या है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब श्रुति क्या है, जो आप कान से सुनते हो, ठीक है, दैट विच इज हर्ड इज नोन एज वेदास। एंड स्मृतिस क्या है, स्मृति मतलब जो चीज़ आप रिकॉल करते हो। ठीक है, तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिंदू लीगल सिस्टम जो किंग है ये सिर्फ एग्जीक्यूट करता है लॉ को। ठीक है, और किंग इज ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ। ठीक है, अगर किंग ये लॉ के अगेंस्ट में चला जाता है तो फिर किंग की जो बातें हैं वो नहीं मानी जाएगी। अब देखो, हमारे जो पुराण है उसमें ये भी पाया गया है, काफी इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि जब जब कोई किंग लॉ के अगेंस्ट में गया है तो उसको डिथ्रोन कर दिया गया है और उसकी जगह में कोई दूसरा किंग लाया गया है। ठीक है, तो ये हो गई थी एंशिएंट थ्योरीज। अब देखो, एंशिएंट एंड मिडिवल थ्योरी के बीच में एक फेज आया था, उसको हम बोलते हैं डार्क एजेस। अब ड्यूरिंग द डार्क एज द अर्ली क्रिश्चियन फादर्स एक्सप्रेस द व्यू ऑन द लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द थियोलॉजिकल बेस। अब थियोलॉजी क्या होता है, विच इज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स। अब इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर थे वो थे सेंट ऑगस्टाइन। इन्होंने कहा दैट यूनियन विद डिवाइन इज द एंड ऑफ लॉ। और साथ में इन्होंने कहा जो इंस्टीट्यूशंस है जो मैन ने बनाया है, सच एज गवर्नमेंट एंड प्रॉपर्टी, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सिन। हम जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं ये सारे सिन है। ठीक है, और अगर ह्यूमन लॉ ऑफ गॉड के कॉन्ट्रेरी है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उन ह्यूमन लॉज को डिसरिगार्ड किया जाना चाहिए। अब देखो, जो सेंट ऑगस्टाइन है इन्होंने बहुत ही ऑर्थोडॉक्स व्यू दिया था। ठीक है, और बाद में जो मिडिवल पीरियड के जो क्रिश्चियन फादर्स है उन्होंने सेंट ऑगस्टाइन का जो अप्रोच है उसको मॉडिफाई किया और नेचुरल लॉ को थोड़ा बेटर अप्रोच दिया। अब देखो, जो कैथोलिक फिलोसोफर्स और थियोलॉजिशियन थे ऑफ मिडल एजेस, उन्होंने एक नई थ्योरी दी थी नेचुरल लॉ की। अब इन लोगों ने भी जो अपनी थ्योरी दी थी नेचुरल लॉ की, वो थियोलॉजिकल बेसिस ही थी, मतलब वो भी रिलीजन में ही बेस्ड था, लेकिन उन्होंने काफ़ी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे से अपनी थ्योरी दी थी। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर है वो है थॉमस एक्विनास। इन्होंने कहा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट आर नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, और इन्होंने लॉ को डिफाइन किया एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम हु हैज़ द केयर ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोमलगेटेड। इसका मतलब है कि लॉ एक ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन है जो एक कम्युनिटी के गुड के लिए बनाया गया है, सबके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, और ये ही कम्युनिटी के केयर भी करता है। ठीक है, एक्विनास ने लॉ को 4 पार्ट में डिवाइड किया, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड ह्यूमन लॉ। लॉ ऑफ गॉड का मतलब होता है इटर्नल लॉ।
वो लॉ जो गॉड ने ही बनाया है। नेचुरल लॉ इज रिवील्ड थ्रू द रीजन ऑफ मैन। वो लॉ जो मैन के रीजनिंग से डेवलप हुआ है उसको नेचुरल लॉ बोलते हैं। एंड लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स जिसको डिवाइन लॉ भी बोला गया है, ये गॉड के पॉजिटिव लॉ है जो मैनकाइंड के लिए बनाया गया है। पॉजिटिव लॉ क्या है? मैन मेड। तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स का मतलब कि वो लॉ जो गॉड ने खुद ने बनाया है और वो मैनकाइंड के लिए ही है। ठीक है। अब ह्यूमन लॉ इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव लॉ। वो लॉ जो मैन मेड लॉज है उसको ह्यूमन लॉ बोला जाता है। अब एक्वाइनाइस ने कहा दैट नेचुरल लॉ इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ विच रिवील्स इटसेल्फ इन नेचुरल रीजन। और ये जो पार्ट है ये ह्यूमन बींग्स ही अप्लाई करेंगे अपने अफेयर्स एंड रिलेशंस को गवर्न करने के लिए। अब देखो एक्वाइनाइस ने कहा कि जो ह्यूमन लॉ है वो अपने लिमिट में ही रहेगा और उसको लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, नेचुरल लॉ एंड लॉ ऑफ गॉड से कंपैटिबल होना पड़ेगा। और जो ह्यूमन लॉज है वो तभी वैलिड होंगे अगर वो इन 3 लॉज से कंपैटिबल होगा, तभी ह्यूमन लॉ वैलिड होगा। ठीक है। अब थर्ड है रेनेसांस थ्योरीज। ठीक है। अब देखो इस पीरियड में एक जनरल अवेकनिंग होने लग गई, काफी नए आइडियाज आने लग गए और साथ ही जो रैशनलिज्म है वो अपना बेस बनाने लग गया इस एज में। ठीक है। साथ ही इस पीरियड में कॉलोनाइजेशन काफी हद तक होने लग गया जिसके वजह से जो स्टेट्स हैं इनमें आपस में एक राइवलरी क्रिएट होने लग गई। तो इसी के वजह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन है या फिर हम नेशनलिज्म भी बोल सकते हैं वो स्टार्ट हो गया। तो इसके वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डेवलप होने लग गया। ठीक है। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है 5 ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी अपनी अपनी वर्जन में दी थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो ने अपनी दी रिपब्लिक बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेंशन किया था। इन्होंने कहा कि देखो शुरू से ही जो मैन है वो एक नेचुरल स्टेट में रहता था और उस स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट एंड लॉ एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो बाद में मैन जो है वो 2 एग्रीमेंट में एंटर हुए। उनमें से पहला एग्रीमेंट था पैक्टम यूनियनिस एंड सेकेंड एग्रीमेंट था पैक्टम सब्जेक्शनिस। तो ये जो पहला एग्रीमेंट था इस एग्रीमेंट में जितने भी मेन थे वो सारे एक एग्रीमेंट में साइन हुए ताकि वो अपनी जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। फिर जो सेकंड एग्रीमेंट था इसमें जो पहले एग्रीमेंट में जितने भी पीपल थे वो सारे फिर से इकट्ठा हुए और इस बार इन्होंने जो अपनी फ्रीडम एंड राइट्स है ये सरेंडर कर दिए इन पार्ट और होल टू एन अथॉरिटी। ठीक है। और इसी अथॉरिटी को ये सारे मेन इस एग्रीमेंट के ओबे करेंगे। तो यहाँ से गवर्नमेंट, सोवरेन एंड रूलर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंकर थे हुगो ग्रोशियस। इन्होंने कहा दैट पॉलिटिकल सोसाइटी रेस्ट ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और जो सोवरेन है वो सेफगार्ड करता है सिटीजन्स को और सोवरेन इज बाउंड बाय द नेचुरल लॉ। ठीक है। तो इनके हिसाब से नेचुरल लॉ के अंडर में सोवरेन आ गया और ये जो सोवरेन है ये के जो सिटीजन्स हैं उसको सेफगार्ड करेगा। ठीक है। और इन्होंने कहा दैट नेचुरल लॉ वुड एग्जिस्ट एंड विल बी वैलिड इवन इफ देयर वर नो गॉड। तो इन्होंने कहा कि अगर भगवान नहीं भी है ना तब भी ये नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करेगा और ये नेचुरल लॉ वैलिड भी रहेगा। तो इनके हिसाब से नेचुरल लॉ इज द डिक्टेट ऑफ राइट रीजन। ठीक है। अब देखो ग्रोशियस ने कहा कि हर मैन का एक डिजायर होता है कि वो पीसफुली रहे और कुछ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट को वो फॉलो करे और इसी के वजह से लोगों में आपस में जो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी के लिए रेस्पेक्ट है वो इंक्रीज हो गया। और द लॉ ऑफ नेशन इज ओरिजिनली नो अदर देन द लॉ ऑफ नेचर अप्लाइड टू नेशंस। जो लॉ ऑफ नेशंस है वो सारे जितने भी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, जितने भी नेशन स्टेट्स है वो सब पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ग्रोशियस का ये जो कॉन्सेप्ट था इसके वजह से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ है। ठीक है। अब थर्ड थिंकर है थॉमस हॉब्स। इन्होंने कहा कि देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले ना मैन एक बहुत ही क्योटिक स्टेट में रहता था और वो हर समय ना डर के और एक सेल्फिशनेस स्टेट ऑफ नेचर में रहता था। तो बेसिकली जो मैन था वो बहुत ही सॉलिटरी, नेस्टी, ब्रूटिश था और ये मिजरी एंड पेन अवॉइड करने के लिए जितने भी मैन ऑफ द सोसाइटी थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और अपने जितने भी फ्रीडम एंड पावर थे उस अथॉरिटी को सरेंडर कर दिए। ठीक है। इन्होंने कहा द लॉ ऑफ नेचर कैन बी डिस्कवर्ड बाय रीजन विच सेज दैट अ मैन शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू।
तो उन्हें कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो रीजन से ही डिस्कवर होता है और जो ये बताता है कि एक मैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो जो हॉब्स है ना, ये सपोर्टर थे एब्सोल्यूटिज्म का, मतलब कि जो सोवरेन है वही सब कुछ है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट है उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो सोवरेन के अगेंस्ट में जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थिंकर जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी वो है जॉन लॉक। इन्होंने हॉब्स से बहुत ही एक अलग वर्जन अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का दिया था। जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही गोल्डन एज का था। बस एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर थी, वो थी कि प्रॉपर्टी जो है मैन की वो बहुत ही इनसिक्योर था, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। अब इन्होंने हॉब्स से बहुत ही ऑपोजिट कहा। हॉब्स ने क्या कहा कि मैन ने अपनी सारी राइट्स एंड फ्रीडम अथॉरिटी को दे दिए। अब देखो लॉक ने ये बोला है कि मैन ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ना अपने सारे राइट्स सरेंडर ही नहीं किए, ठीक है। सिर्फ वही पार्ट उन्होंने सरेंडर किया है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है और जिससे लॉ ऑफ नेचर को एनफोर्स किया जा सकता है। तो लॉक ने कहा कि गवर्नमेंट का एक ही पर्पस है कि वो लॉ को अपहोल्ड करे और जो नेचुरल राइट्स है मैन के उसको प्रोटेक्ट करे। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के लॉ तब तक वैलिड रहेंगे जब तक गवर्नमेंट खुद अपना पर्पस को फुलफिल करता रहेगा। अगर गवर्नमेंट अपना पर्पस फुलफिल करने में फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट के जो लॉज है वो इनवैलिड होंगे और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाएगा। तो यहाँ पे लॉक ने इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा वैल्यू दिया इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब लास्ट है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इन्होंने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट बट अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। तो इन्होंने सबसे अलग अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ही था। इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले जो पीपल थे दे यूज्ड टू लिव फ्री एंड ऑल वे इक्वल, लेकिन फिर भी लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए ताकि वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सके और वो सोसाइटी गवर्न होगी बाय जनरल विल फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। जो मैन है ना, उन्होंने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब उन्होंने अपनी राइट किसी एक इंडिविजुअल सोवरेन अथॉरिटी को सरेंडर नहीं की, बल्कि उन्होंने एक कम्युनिटी को सरेंडर कर दी और इसी कॉन्ट्रैक्ट को रूसो ने नाम दिया था जनरल विल। रूसो ने कहा दैट सोवरेंटी बिलोंग टू द पीपल एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है। अब रूसो ने ना दो टाइप का विल अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था। एक तो था जनरल विल एंड सेकेंड है पर्टिकुलर विल। अब जनरल विल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन गुड को, जिसमें सोसाइटी यूनाइट रहेगी और ये साथ में ये भी इंश्योर करता है दैट कि फेयरनेस एंड इक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती रहेगी। अब पर्टिकुलर विल फोकस करता था इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, ठीक है। अगर मान लो दो इंडिविजुअल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वहां पे पर्टिकुलर विल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये पूरे कम्युनिटी में अप्लाई हो रहा था एंड जो पर्टिकुलर विल है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स में अप्लाई होगा, ठीक है। तो रूसो ने बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक है। अब देखो 19th सेंचुरी के आते आते ना जो नेचुरल थ्योरीज है उनकी पॉपुलैरिटी काफी हद तक डिक्लाइन हो गई थी। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पे बेसिकली जितने भी यूरोपियन थिंकर्स थे उनके थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। तो अब इन्होंने जितनी भी अपनी थ्योरीज दी थी ये काफी हद तक उन इवेंट्स के बेसिस में थ्योरी दी थी जो यूरोप में हो रही थी उस समय। तो बेसिकली जो नेचुरल लॉ थ्योरीज थी ये रिफ्लेक्ट कर रहा था मोर और लेस ऑफ द ग्रेट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस विच हैड टेकन प्लेस इन यूरोप, ठीक है। तो अब ये जो चेंजेस है ना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, इसके वजह से ना एक डिमांड स्टार्ट हो गया फॉर प्रैक्टिकल एंड कंक्रीट सोल्यूशंस का। अब देखो 19th सेंचुरी तक ना साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट होने लग गए, जिसके वजह से जो नेचुरल लॉ फिलोसोफर्स का जो ए प्रायरी मेथड्स था वो बहुत अनएक्सेप्टेबल हो गया। ए प्रायरी मेथड मतलब फ्रॉम दी अर्लियर। अब देखो जितने भी अभी तक हमने थ्योरीज पढ़े हैं सब ने पास्ट इवेंट्स जो पहले हो चुका है उनके खुद के एज में उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं जो अब साइंस के एज में अनएक्सेप्टेबल था, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अ रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज टुक प्लेस। अब इसके बेसिकली कई रीजंस थे, उसमें से एक रीजन है रिएक्शन अगेंस्ट द 19th सेंचुरी लीगल थ्योरीज एग्जैगरेटेड
द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो जो 19th सेंचुरी की जो लीगल थ्योरीज थी उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म्स फेस करना पड़ा था। इसके वजह से जो पॉजिटिव लॉ है इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई। पॉजिटिव लॉ क्या है? मैन मेड लॉस, ठीक है। साथ ही नेक्स्ट रीजन क्या है? द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अब ए प्रायरी एजम्पशंस वेर नॉट कंप्लीटली फ्यूटाइल, और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ काउंटर आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो 19th सेंचुरी की जो लीगल थ्योरीज थी इनके अगेंस्ट में दूसरे काउंटर आइडियोलॉजीज डेवलप होने स्टार्ट हो गए। अब मॉडर्न थ्योरीज में हम 4 थिंकर्स की थ्योरीज को पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले है स्टैमलर। इन्होंने कहा ऑल पॉजिटिव लॉ इज एन अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ एंड दैट इज जस्टिस, कि जितने भी पॉजिटिव लॉ है ये एक जस्ट लॉ को बनाने के लिए अटेम्प्ट है और इसी को बोला जाता है जस्टिस लॉ, ठीक है। और जस्टिस क्या है? वो हार्मनी ऑफ विल्स और पर्पस जो सोशल लाइफ के फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है। दैट हार्मनी ऑफ विल और पर्पसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं या वेरी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। तो हर टाइम और हर प्लेस में अलग अलग टाइप के हार्मनी ऑफ विल और पर्पसेस होंगे। स्टैमलर ने कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल लॉ विथ अ वेरिएबल कंटेंट। नेचुरल लॉ जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कोहलर में। कोहलर जो थे ये न्यू हेगेलियन थे। इन्होंने लॉ को डिफाइन किया एज the standard of conduct which is consequence of the inner impulse that urges men towards a reasonable form of life, emanates from the whole and is forced upon the individual। इसका मतलब है कोहलर बोलते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ना एक अर्ज होता है, एक इनर इम्पल्स होता है कि वो एक रीजनेबल फॉर्म ऑफ लाइफ में रहे, और इसी के कंसिक्वेंस की वजह से वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट में रहना स्टार्ट कर जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट है ये हर इंडिविजुअल में फिर फोर्स अपॉन हो जाता है और इसी को कोहलर लॉ बोलते हैं। कोहलर साथ में ये भी बोलते हैं दैट द सोसाइटी इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एडवांसेस मॉरली एंड कल्चरली एज वेल। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती जाएगी वो मॉरल एंड कल्चर की तरफ में ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जब लॉ कल्चर और मॉरल की तरफ में जाएगा तब वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपना पर्पस सर्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर है HLA हार्ट। इनका बुक का नाम है कंसेप्ट ऑफ लॉ। इन्होंने ना पॉजिटिविज्म एंड नेचुरल लॉ को कंबाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन बींग्स को एक साथ कंटिन्यूसली रहना है एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी से अच्छे तरीके से, तो कुछ सर्टेन सब्सटैंटिव रूल्स है जो बहुत ही एसेंशियल है, और इन्होंने सर्वाइवल को प्रिंसिपल ह्यूमन गोल बताया है, ठीक है। इन्होंने बताया कि कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होने के लिए एक सोशल अरेंजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी वजह से हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सर्टेन रूल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट आ जाता है जॉन फिनिस। इन्होंने अपनी थ्योरी मेंशन की है अपने बुक में, दैट इज़ नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स। अब फिनिस ने बोला दैट नेचुरल लॉ इज़ द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स of practical reasonableness in ordering human life and human community। तो इन्होंने बोला कि नेचुरल लॉ वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन कम्युनिटी को ऑर्डर में बनाता है। अब नेचुरल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो है प्री मॉरल। इन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स के लिए ना कुछ बेसिक गुड्स है, और वो बेसिक गुड्स हर इंसान के लिए ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ होते हैं जो हर रीजनेबल इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो दीज बेसिक गुड्स आर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज इन द सेंस दैट एवरी रीजनेबल पर्सन मस्ट असेंट टू देयर वैल्यू एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन स्ट्राइविंग। सो आई होप कि आपको नेचुरल लॉ थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।